अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एपिसोड 22 में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे मलका कहती है अब ये बच्ची एलिफ अब हमारे सुपुर्द है, हम इसकी बेहतरीन तरीके से परवरिश करेंगे, इसे हर काबिलियत सिखाएंगे। फातिमा खातून आप बच्चों की तरबियत में माहिर हैं। जवाबन फातिमा कहती है सबसे पहले इसे माँ की शफकत की ज़रूरत है। शेरको की बीवी कहती है मुझे इसकी सलाहियत नज़र आ रही है, इल्म और काबिलियत के ज़रिए परवरिश पाकर ये कीमती खातून बनेगी। फिर मलका उस बच्ची को फातिमा खातून के हवाले करती है। इधर ग्रिगोर सलाहुद्दीन को कहता है मरने से मत डरो, बहाए गए हर खून के कतरे के बदले अब से हज के रास्ते से गुजरने वाले तमाम मुसलमानों को खून में डुबो देंगे। ये कहकर वो खंजर पर हाथ रखता है। फिर सलाहुद्दीन वो खंजर बाहर निकालता है। सुल्तान कहते हैं तुम्हारा बाप भी ऐसी बातें करता था और उसका अंजाम मेरी तलवार से हुआ था। तुम्हारा भाई अपने बाबा के रास्ते पर चला और जान से मारा गया। अगर तुम इन सब से सबक नहीं सीखते तो इसका मतलब है अगली बारी तुम्हारी है। जवाबन ग्रिगोर कहता है फिक्र ना करो, मैं तुमसे अपने बाबा का इंतकाम लूँगा, लेकिन अभी तुम उस्ताद आज़म को मेरे हवाले करो। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है पहले मैंने उसे अस्कलान लेने के लिए रखा था, अब मैं तुम्हारी जान भी लूँगा। फिर ग्रिगोर कहता है तुम अस्कलान आओ, तुम्हें वहाँ सब फौजों का सामना करना पड़ेगा, क्या तुम मुसलमान बगैर इत्तेहाद के उन फौजों से लड़ सकोगे? जवाबन सुल्तान कहते हैं क्या तुम मुझे चंद काफरों की फौजों से डरा सकते हो? सबसे पूछ लो, सबके पास नूरुद्दीन जंगी की तलवार का निशान है। जवाबन ग्रिगोर कहता है फिर अपनी तलवारें तैयार रखो, खून की होली होगी। अगर ऐसा नहीं चाहते तो तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, वरना मैं तुम्हारे लोगों के सर तुम्हें भेजूंगा। इधर बादशाह कमांडर को कहता है वो ग्रिगोर क्या कर रहा है, हाँ उसने कैदी हवाले क्यों नहीं किए और अब हज के रास्ते पर हमला कर दिया। विक्टोरिया एक जगह बैठकर कहती है तलवारें खींच लो, ग्रिगोर को हज के रास्ते पर मैंने भेजा था। बादशाह कहता है तुम ये कैसे कर सकती हो, क्या तुम जंगियों से जंग शुरू करवाना चाहती हो? विक्टोरिया कहती है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उनसे सही तरह से नहीं लड़े। बादशाह कहता है तुम गुस्ताखी कर रही हो। विक्टोरिया कहती है माजी में तख्त पर बैठने के लिए तुमने हमारी वालदा से भी लड़ाई की, एक औरत तुमसे बेहतर हुक्मरानी कर सकती है। ये सुनकर बादशाह अपना हाथ उठाता है और कहता है तुम बिल्कुल उसकी तरह बेवकूफ़ और खुदगर्ज हो। विक्टोरिया कहती है अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर तख्त छोड़ दो, हमारा भाई अमालक भी मौजूद है। मैं तुम्हें बता रही हूँ जंग का वक्त आ चुका है, अगर अपने तख्त के लायक बनना चाहते हो तो ये जंग लड़ो, इसके बरक्स में जंग जारी रखूँगी। इधर महल में सलाहुद्दीन कहते हैं जब भी ग्रिगोर हमें धमकाता है आप उसे जिंदा जाने देते हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं मैं उसे कत्ल कर सकता हूँ, लेकिन फिर अस्कलान में मौजूद हमारे कैदी मर जाते। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैंने इस बारे में भी सोचा है, लेकिन ग्रिगोर हमले पर हमला कर रहा है, अगर हम खामोश रहे तो वो हमला करता रहेगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं हम उसे अस्कलान में कड़ा वक्त देंगे। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं हम अस्कलान जाएंगे। सुल्तान कहते हैं लश्कर ने हरकत की तो कैदी मर जाएंगे, पहले हम उन्हें अंदर से मारेंगे, तुम अस्कलान जाओगे, मैं लश्कर इकट्ठा करके तुम्हारे कैदियों को बचाने के बाद मैं अस्कलान का मुहासरा करूँगा, इस खतरे को रोका जाएगा। दूसरी तरफ अस्कलान में ग्रिगोर नक्शे को देख रहा होता है और कमांडर से कहता है उस्ताद आज़म को छोड़ने के लिए उनके पास कल तक का वक्त है, लेकिन जंगी कोई हरकत करेंगे। कमांडर के पूछने पर वो कहता है वो अस्कलान पर हमला करेंगे, वो जानते हैं ये जगह जब तक हमारे पास है तो वो उनके लिए खतरा है, इसलिए वो अस्कलान लेने के लिए तैयार होंगे। कुछ में पैगाम भेजो, हमारी तैयारी के बारे में खबर फैला दो ताकि जंगियों को पता चले कि यहाँ आए तो किस चीज़ का सामना करेंगे। दूसरी तरफ जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों के साथ जा रहे होते हैं। इधर सुल्तान नक्शे को देख रहे होते हैं। शेर को कहता है सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैदियों को रिहा करने के बाद हम अस्कलान का मुहासरा करेंगे। सुल्तान कहते हैं समंदर से आने वाली अमदाद को रोकने के लिए हमें कश्तियों की ज़रूरत है। फिर सुल्तान असफ़हानी से कहते हैं क्या नसरुद्दीन जिला वतनी के मकाम पर है? जवाबन वो कहते अभी तक हमने नहीं सुना। जवाबन सुल्तान कहते असफ़हानी यह मामला तुम हल करोगे, दुश्मन पर हमला करने से पहले कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ सिपाही नसरुद्दीन को जिला वतनी के लिए लेकर जा रहे होते हैं। एक जगह रेहानी के आदमी गात लगाकर बैठे होते हैं, वो तीर चलाकर सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। फिर वो सिपाही सुल्तान के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। आवाज़ें सुनकर बग्गी के अंदर बैठा इज़्ज़तुद्दीन कहता है बाबा ये क्या हो रहा है? नसरुद्दीन कहता है वो आ गए हैं।
باہر لڑائی جاری ہوتی ہے، ریحانی کے سپاہی طاقتور نظر آتے ہیں، آخرکار وہ ان سب کو مار گراتے ہیں۔ اتنے میں ریحانی آتا ہے، پھر اس کا سپاہی بگی کا دروازہ کھولتا ہے تو نصر الدین اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر آتا ہے اور کہتا ہے جن لوگوں کے بارے میں تم نے بات کی تھی وہ میری سوچ سے زیادہ بہادر نکلے۔ یہ کون ہے ریحانی؟ ریحانی کہتا ہے وقت آنے پر یہ خود ظاہر ہو جائیں گے، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آپ نے کس راز کی بات کی تھی؟ جواباً نصر الدین کہتا ہے وہ راز جال میں چھپا ہوا ہے، اب میں ایک ایک کر کے الگ کروں گا۔ دوسری طرف سلیبی سپاہی مال گاری میں سامان لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی گات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی خیال دیکھتے ہیں کہ جب صوفیہ نے کہا تھا گریگور نے اسکلان میں اپنا دفاع مضبوط بنانے کے لیے کچھ سے آتش گیر مادہ منگوایا ہے، نائٹ ٹیمپلرز کل لے کر آئیں گے۔ اس خیال کے بعد پارس کہتا ہے کیا کرنا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ان کے بیس میں ہم اسکلان میں داخل ہوں گے اور پھر قیدیوں کو رہا کریں گے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر ان پر تیروں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سلیبیوں پر تلواروں سے حملہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان سب کو مار گراتے ہیں۔ ان کو مارنے کے بعد وہ ان کا لباس پہنتے ہیں۔ یہ سارا منظر ایک جگہ چھپ کر گریگور اور اس کے سپاہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے اب مجھے سمجھ آئی کہ آپ نے کیوں کہا کہ ہر کسی کو ہماری تیاری کا پتہ چلنا چاہیے۔ گریگور کہتا ہے وہ جال میں پھنس چکے ہیں۔ دوسری طرف سلطان محل سے نکلتے ہوئے شیرکو سے پوچھتے ہیں صلاح الدین کی کوئی خبر آئی؟ جواباً وہ کہتا ہے نہیں۔ نیچے آ کر سلطان کہتا ہے اصفہانی نصر الدین وہاں پہنچ گیا جہاں ہم نے بھیجا تھا؟ جواباً اصفہانی کہتا ہے ان کو لے کر جانے والے سپاہیوں پر حملہ ہوا ہے، بدقسمتی سے سب شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں اور نصر الدین؟ اصفہانی کہتا ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ فرار ہو گیا ہے، یہ حملہ نصر الدین کو فرار کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ شیر کو کہتا ہے جس فتح کے راستے پر ہم جا رہے تھے اس راستے میں رکاوٹ ہے۔ سلطان کہتے ہیں یہ بغاوت ہے، میں نے اسے کہا تھا اگر غلطی کرو گے تو سر قلم کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف ہمیں ایک بوریا دیکھنے کو ملتی ہے جو اپنے گھر آ کر اپنے شوہر سے پوچھتی ہے یہ کس کے بوٹ ہیں؟ جواباً اس کا شوہر کہتا ہے سلطان نور الدین نے آپ کے لیے وظیفہ بھیجا ہے۔ پھر وہ عورت اندر جاتی ہے تو سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ٹوکری گر جاتی ہے اور کہتی ہے امیر حضرت۔ سامنے نصر الدین بیٹھا ہوتا ہے۔ نصر الدین کہتا ہے ماشاءاللہ آپ نے برسوں سے محل میں خدمت کرنا چھوڑ دی لیکن سلطان نے آپ کے لیے وظیفہ بھیجا ہے۔ جواباً وہ بڑھیا کہتی ہے ہمارے سلطان صحیح ہیں، یہ میری خدمت کا وظیفہ ہے۔ نصر الدین کہتا ہے کیا محل میں صرف پیدائش میں مدد کرنا وظیفہ تھا؟ وہ آگے آ کر کہتا ہے شاید آپ کی اصل خدمت برسوں سے کسی چیز کی حفاظت کرنا تھی۔ جواباً بڑھیا کہتی ہے کس چیز کی؟ نصر الدین غصے سے کہتا ہے حقیقت سنائیں، آپ نے برسوں پہلے پیدائش کے وقت سلطان نور الدین کی اہلیہ کی مدد کی تھی، ان کا ایک بیٹا تھا۔ جواباً وہ بڑھیا کہتی ہے جی ہاں شہزادہ صلاح الدین۔ نصر الدین کہتا ہے میں یہاں جھوٹ نہیں سننے آیا، نور الدین کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جواباً بڑھیا کہتی ہے کچھ نہیں ہوا۔ یہ سن کر نصر الدین غصے سے اس کے گھر والے کو پکڑ کر اس کا کان خنجر سے کاٹ دیتا ہے۔ بڑھیا کافی چیخ و پکار کرتی ہے۔ نصر الدین کہتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے حقیقت بتاؤ ورنہ تمہارے شوہر کو مار ڈالوں گا۔ کیا پیدائش کے وقت نور الدین کا بیٹا مر گیا تھا؟ بڑھیا خیال دیکھتی ہے جب سلطان کا بیٹا مر گیا تھا۔ خیال کے بعد نصر الدین کہتا ہے بولو۔ بڑھیا روتے ہوئے کہتی ہے سلطان کا بیٹا مر گیا تھا۔ یہ سن کر نصر الدین آ بڑھتا ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین کی مال گاری کو اسکلان کے باہر روکا جاتا ہے۔ سپاہی کہتا ہے کیا لائے ہو؟ تو وہ جواباً کہتے ہیں گریگور نے کچھ سے آتش گیر منگوائے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے اپنے ہیلمٹ اتارو۔ وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے اتارو۔ اتنے میں گریگور آ کر کہتا ہے ہمیں دفاع کی ضرورت ہے اور تم ان سے وقت ضائع کر رہے ہو۔ گریگور ان سے کہتا ہے تم وقت پر آئے ہو، زنگی سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے اسکلان لیں گے لیکن انہوں نے میری طاقت نہیں دیکھی۔ جواباً صلاح الدین کہتا ہے طاقت دماغ سے آتی ہے۔ یہ سن کر گریگور کہتا ہے تم ذہین اور ہوشیار ہو، لمبے سفر سے آئے ہو، آرام کرو۔ گریگور کہتا ہے انہیں اندر لے جاؤ۔ ان کے جانے کے بعد گریگور کہتا ہے یہ تم آخری اسکلان کو دیکھ رہے ہو صلاح الدین۔ ادھر محل میں سلطان شیرکو سے کہتے ہیں جلدی سپاہیوں کو تیار کرو اور نصر الدین کو ڈھونڈو، میں اسکلان کے محاصرے کی کمان سنبھالوں گا، ہم غدار کے لیے اسے نہیں چھوڑ سکتے۔
तुम नसरुद्दीन को यहाँ लाओगे, हम मुहासरे में जाएंगे तो पीछे से हमला हो सकता है, इसलिए जाकर उसे ढूंढो और मेरे पास लाओ। इधर अस्कलान में सलाहुद्दीन सिपाहियों के साथ जा रहे होते हैं। ग्रिगोर का सिपाही कहता है रुको, और कहता है तुम्हारे पाँव में तस्मे क्यों हैं? जवाबन वो कहते हैं ताकि मेरा पाँव निकल ना जाए। इस पर वो कहता है बुत परस्ती ये मनसूख करता है, इसलिए टेम्पलर्स को तस्मे वाले जूते पहनना मना है, तुम लोग टेम्पलर्स नहीं हो। ये कहकर वो उन पर हमला कर देते हैं। कुछ ही देर में वो उन सब को मार गिराते हैं, फिर वो उनकी लाशें छुपाते हैं। ये सारा मंजर ग्रिगोर छुप कर देख रहा होता है। लियोनार्ड कहता है आप इसे बाहर पकड़ सकते थे, जिंदान की तरफ क्यों जाने दे रहे हैं? ग्रिगोर कहता है वो समझता है कि हम बेवकूफ़ हैं, मैं इसके आदमियों को उसके सामने कत्ल करूंगा, फिर उसका गला काटूंगा। दूसरी तरफ सुल्तान दीवान से निकलने लगते हैं तो इतने में नसरुद्दीन वहां आता है। ये देखकर सुल्तान हैरान होते हैं। इधर अस्कलान में सलाहुद्दीन अयूबी अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर वो जिंदान के दरवाजे की तरफ जाते हैं जहां सिपाही खड़े होते हैं। उनके पास जाकर कहते हैं मुहाफिज तब्दील हो जाओ। ये सुनकर वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो जिंदान में चले जाते हैं। ग्रिगोर उसके सिपाही ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। ग्रिगोर कहता है इसे मारने का वक्त आ गया है। इधर महर में सुल्तान अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की, मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। ये कहकर वो उसकी गर्दन पर तलवार रखते हैं। जवाबन नसरुद्दीन कहता है राज तलवारों से ज़्यादा तेज़ होते हैं। सुल्तान कहते हैं कौन सा राज? नसरुद्दीन कहता है वो राज जिसे आपने हर किसी से छुपाया, सलाहुद्दीन। ये सुनकर सुल्तान हैरान होते हैं। इधर जेल में कैदी बैठे होते हैं। इतने में सलाहुद्दीन अयूबी अपने सिपाहियों के साथ वहां आते हैं। अहमद कहता है तुम दोबारा तशद्दुद करने आए हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, जो मर्जी करो। इतने में ग्रिगोर आकर कहता है सलाहुद्दीन खेल ख़त्म, तुमने कहा दिमाग ताकत है और मेरा दिमाग जीत गया। ये सुनकर वो अपने सर से टोपियां उतारते हैं। जवाबन सलाहुद्दीन कहते हैं तुमने मेरा दिमाग नहीं देखा। ग्रिगोर कहता है इन्हें पकड़ लो। ये सुनकर सिपाही आगे बढ़ते हैं तो सलाहुद्दीन उन्हें मार गिराते हैं। फिर ग्रिगोर अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है तो सलाहुद्दीन एक चिराग को नीचे करते हैं तो ग्रिगोर और उसके सिपाहियों के सामने एक जेल आ जाती है। ग्रिगोर गुस्से से कहता है ये क्या हो रहा है? सलाहुद्दीन हयाल देखते हैं जब उन्होंने मंसूर को कहा था मैं खलील और अपने आदमियों को बचाने अस्कलान जा रहा हूँ, अगर जिंदान के बारे में कोई अहम मालूमात है तो मुझे बताएं। इतना में सुरैया ने कहा था सीढ़ियों से नीचे उतरते ही चौथे चिराग को दाएं तरफ खींचेंगे। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं अब मेरा दिमाग देखा। फिर इब्राहिम जिंदान का दरवाज़ा खोलता है और अपने सिपाहियों को बाहर निकालता है। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं क्या मुझे तुम्हारी साजिश का इल्म नहीं था? मैं उसे पहले देख चुका था जब तुम मुझे देख रहे थे। फिर सलाहुद्दीन अयूबी हयाल देखते हैं जब सोफिया ने कहा था वो चाहते हैं कि आतिशगीर मादा के बारे में आप भी सुने, आपको अंदर रखना चाहता है। ग्रिगोर कहता है तुम अस्कलान नहीं छोड़ सकते सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन अयूबी कहते मैं अस्कलान फतह करने दोबारा आऊँगा, मैं तुमसे बेगुनाहों का इंतकाम लूँगा। यह कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। ग्रिगोर कहता हम दूसरे रास्ते से उनके सामने जाएंगे। यह सुनकर बाहर से सोफिया दरवाजे को कुंडी लगा देती है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तो वो बंद होता है। यह देखकर ग्रिगोर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है तुम जो भी हो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इधर सलाहुद्दीन अयूबी बाहर निकलते हैं तो सोफिया सामने से उन्हें इशारा करती है। फिर वो अपने सिपाहियों को बाहर लाते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं टेम्पलर्स का बेस बदलकर अस्कलान से निकलेंगे। फिर वो बेस बदलकर मरकज़ी दरवाजे पर जाते हैं और कहते हैं हमने काम मुकम्मल कर लिया है, दरवाज़ा खोलो। यह सुनकर सिपाही दरवाज़ा खोलते हैं, फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। इधर सुल्तान कहते हैं बेटा अपने वालिद का राज होता है, सलाहुद्दीन मेरा बेटा है। जवाब नसरुद्दीन कहता है सलाहुद्दीन आपका नहीं बल्कि अयूबियों का बेटा है। यह सुनकर सुल्तान हैरान होते हैं। इधर ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है दरवाज़ा खोलो। इतने में सोफिया बाहर से दरवाज़ा खोलकर कहती है जो कुछ हुआ मैंने सुना और यहाँ आ गई। ग्रिगोर और उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं। वो भागकर मरकज़ी दरवाजे पर आकर कहता है क्या नाइट्स चले गए? जवाबन वो सिपाही कहता है हाँ। यह सुनकर ग्रिगोर उन्हें मारता है और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और देखता है सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर जा रहे होते हैं। ग्रिगोर गुस्से से कहता है सलाहुद्दीन। नाज़रीन यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में आप